नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग योजना और कुरुक्षेत्र दोनों मैगजीन को कवर अप करेंगे, यानी कि उसमें जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स निकलते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि दरअसल जो भी आर्टिकल्स उसमें निकले हुए हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो अप्रैल माह की जो योजना आई है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत जोर दिया गया है और उसी चैप्टर में से, यानी कि उसी मैगजीन में से हमने आज जो चैप्टर लिया है वो मृदा पारिस्थितिकी तंत्र को लिया है। और आज हम लोग देखेंगे कि दरअसल हमें इसमें क्या कुछ पढ़ना है और ये दरअसल हमारे जो जीएस का पेपर है उसमें किस पेपर से संबंधित टॉपिक ये आपका है। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है कि मृदा पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक वगैरह, और साथ ही साथ में बेसिक के लिए हमने समझना होगा कि दरअसल मृदा क्या होती है। इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका टॉपिक है दरअसल मृदा वाला, ये सामान्य अध्ययन के जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें आपको पढ़ना है। साथ ही साथ में आप इसको एनवायरमेंट वाले सेक्शन से भी जोड़ करके देख सकते हैं, यानी कि पेपर थर्ड में। ओके, तो अगर हम लोग मृदा की बात करते हैं कि दरअसल मृदा क्या होती है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत लिखा है कि मृदा पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और अजैविक कारकों का एक उल्लेखनीय और जटिल नेटवर्क है, यानी कि जीवों यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जैविक या अजैविक दो घटक होते हैं, आपको पता होगा। जैविक जिनमें जीवन होता है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता, जिसको हम लोग अबायोटिक बोलते हैं, जिसको अबायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मृदा पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और अजैविक कारकों का एक उल्लेखनीय और जटिल नेटवर्क है जो पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक जैविक इकाई बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मृदा की एक क्या है डेफिनेशन है। मृदा पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग इसके थ्रू जो है देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि मृदा वाला जो चैप्टर है ये आपके परीक्षा में जो है बहुत बार पूछा गया है और आगे भी यहां से प्रश्न जो है बनेंगे। क्या कुछ प्रश्न बनेंगे इसको हम लोग देखेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा मृदा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, यानी कि इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो इकोसिस्टम भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इकोसिस्टम में आपने अलग अलग इकोसिस्टम यानी कि अलग अलग आप लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि जल पारिस्थितिकी तंत्र हो गया आपका, वन पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, घास पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। ठीक है, ये सारे चीजें आपने वहां पर पढ़ी होंगी पहले और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेक्चर के साथ में आप लोगों के लिए टास्क भी यही है कि आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, अब यहां पर हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि जो मृदा पारिस्थितिकी तंत्र है इसके दरअसल घटक क्या होते हैं, यानी कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहला हमारा आएगा इसमें भौतिक पर्यावरण, दूसरा कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, फिर सूक्ष्म जीव आ जाएगा, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और पौधों की जड़ें आ जाएंगे। ये दरअसल हमारे मृदा पारिस्थितिकी तंत्र के क्या हैं, घटक हैं, यानी कि कंपोनेंट क्या हैं। आगे हम लोग एक एक करके इनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले भौतिक पर्यावरण की अगर हम लोग बात करें, यानी कि फिजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंतर्गत मिट्टी के भौतिक गुण इसके अंतर्गत आते हैं। और मिट्टी के भौतिक गुणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिट्टी के भौतिक गुणों के अंतर्गत जो है दरअसल क्या क्या आता है आपका? आ जाएगा उसकी बनावट, उसके संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर, और नमी की मात्रा यानी कि उसकी जो है कितनी उस मिट्टी में, सॉइल में ह्यूमिडिटी की जो है मात्रा है उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है घटक आएगा भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा इसमें आएगा कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थ इसके घटक में शामिल है और कार्बनिक पदार्थों के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से भी बहुत कुछ पता होगा। तो कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत इसमें क्या आएगा? मृत पौधे, सूक्ष्म जीव आते हैं कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा केंचुए आदि मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में अपना अहम योगदान देते हैं। और अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव में जो है कार्बनिक पदार्थों से प्रश्न पूछ लेता है कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी रेट को यानी कि उसकी उत्पादक क्षमता को जो है बढ़ाने का कार्य करते हैं। कौन? ये जो मृत पौधे या सूक्ष्मजीव केंचुए आदि होती हैं। और केंचुए जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, इसका तो रोल आप लोग को पता ही होगा, इसे जो है किसानों का दोस्त भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा तीसरे कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरे कंपोनेंट में आपका आ जाएगा सूक्ष्म जीव।
ठीक है। और सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत पॉइंट है कि ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके, जो आपने कार्बनिक पदार्थ अभी पढ़े, इन कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और बात अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की आई है तो तुरंत यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पढ़ना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ना है। यहां पर आपको शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर 150 या 125 वर्ड्स में आपके परीक्षा में प्रश्न यूपीएससी या यूपीपीएससी में लिखने के लिए अक्सर आता रहता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप लोग देख लीजिएगा। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले कौन कौन से जो है जीवाणु होते हैं, ठीक है, या पौधे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं। इस प्रकार के कई सारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोबारा से आप लोग देखिए कि ये यानी कि सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साथ ही सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आपके फंगस आ जाएंगे, यानी कि कवक आ जाएंगे, बैक्टीरिया आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा इसमें जो कंपोनेंट आपका है, चौथा कंपोनेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत केचुए, कीड़े और छोटे स्तनधारियों सहित बड़े जीव मिट्टी में निवास करते हैं। ये क्या होता है, मिट्टी अपने आप में हैबिटेट है, यानी कि यहां पर बहुत सारे जो है जो जीव जंतु हैं उनका क्या है, ये निवास स्थल है, क्या, मिट्टी। और दरअसल हम लोग भी कहीं ना कहीं इसी के कंपोनेंट के अंतर्गत हैं, यानी कि मनुष्य भी मिट्टी में तो रहता है, और कहां रहता है, हम लोग सॉइल इकोसिस्टम में तो रहते हैं, उसी का हम लोग पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी में निवास करते हैं और पोषक चक्र, मिट्टी वायु संचरण और मिट्टी संरचना निर्माण में अहम भूमिका जो है अपनी निभाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकी गतिविधियां मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी रेट को, यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी को, इस प्रोडक्टिविटी के रेट को क्या करते हैं, इनहांस या इंक्रीज करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दरअसल क्या हो गए, ये हो गया आपके कंपोनेंट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो आ जाएगा 5वें नंबर पर आपका आएगा पौधों की जड़ें। और जड़ों के बारे में अक्सर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, या जब भी आप डिटेल्स में सॉइल को पढ़े होंगे या प्लांट्स को पढ़े होंगे, तो रूट्स जो होती हैं, जो जड़ें होती हैं पौधों की, उनके क्या उपयोग होते हैं ये भी आपको पता होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है कि पौधों की जड़ें मिट्टी में प्रवेश करती हैं, ये पौधों को बांधे रखती हैं। सिंपल सी बात है, जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही पौधा मजबूत स्थिति में बना रहेगा, जितनी गहराई में जाएंगी जड़ें उसकी, ठीक। दूसरा, पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। आपने यह भी पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा होगा कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है। जाइलम जड़ों का एक भाग होता है, जो जाइलम क्या करता है, जल को जो है पहुंचाता है विभिन्न भागों में प्लांट्स के, और फ्लोएम क्या करता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो जो है फ्लोएम पहुंचाता है। इस पर भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, साथ ही साथ में जड़ सूक्ष्म जैविक गतिविधि को ईंधन देती हैं, ये काम भी करती हैं, ठीक है। इसके अलावा और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों में योगदान करती है, ध्यान रखिएगा। तो जड़ों का जो है दरअसल अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे मृदा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी कि कंपोनेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है मृदा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, यानी कि इसकी फंक्शंस क्या क्या हैं इसके। तो सबसे पहला फंक्शन इसका जो है वो दे रखा है पोषक तत्व के चक्रण के बारे में, यानी कि पोषक तत्व का चक्रण करता है कौन, मृदा। तो इसमें लिखा है कि मिट्टी के जीव, जो भी जीव मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को, और कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या आते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिट्टी में उत्सर्जित होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये शब्द यूज किया गया है कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है कि बताइए जो है मिट्टी में या प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का क्या रोल होता है, ये किस प्रकार से पौधों की वृद्धि आदि में सहायक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको आज प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है।
फिर ये क्या करते हैं, फिर ये पोषक तत्व जो होते हैं पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिनका अलग अलग जो है उपयोग किया जाता है, जिससे विकास यानी कि डेवलपमेंट पौधों की और उत्पादक जो क्षमता होती है उसको बढ़ावा मिलता है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कुछ ऐसे जो पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि और उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं, जिससे पौधे की भी जो है क्या होती है, ग्रोथ होती है। ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट्स जितने भी दिए हैं ये दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करते हुए जाइएगा। इसके अलावा दूसरा जो कार्य होता है वो क्या होता है, अपघटन का होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन का होता है, डिकम्पोजर्स को करते हैं। ये भी जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखा है कि सूक्ष्म जीव के द्वारा, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित कर उन्हें मिट्टी में वापस किया जाता है। अपघटन की प्रोसेस आप लोग पढ़ते होंगे कब, जब आप लोग प्रॉपर इकोसिस्टम को पढ़ते होंगे ना, तो वहां पर लास्ट में क्या दिया रहता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, यानी कि जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं वही क्या करते हैं, फिर अलग अलग मृत पदार्थों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उससे क्या कहते हैं डिकम्पोज करते हैं। उसके द्वारा फिर क्या कहते हैं, पौधे जो है मिट्टी के माध्यम से अपने तक उसको लेते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स का बहुत अहम रोल होता है, यानी कि अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये चक्र में, पाचन तंत्र में अंतिम प्रक्रिया होती है, जिसका रोल दरअसल बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा क्या काम होता है कार्यों में के अंतर्गत, जल विनियमन होता है इसके अंतर्गत, यानी कि जल की धारण क्षमता यानी कि भंडारण क्षमता इसके अंतर्गत बहुत होती है। मिट्टी जो है जल को क्या कहती है, अवशोषित किए रहती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मिट्टी का कटाव हो जाता है तो जल धारण क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसलिए सॉइल इरोजन जब होता है तो कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या नहीं, कहीं ना कहीं क्या होता है, जो है डिस्टर्ब होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी जल के भंडार के रूप में कार्य करती है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है क्या है, फैक्टर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा चौथा जो आपका कार्य है, फंक्शन है, वो क्या है, आवास में सहायक है। सिंपल सी बात है कि मिट्टी की जो बायोडायवर्सिटी होती है वो बहुत रिच होती है। मिट्टी में अलग अलग प्रकार के स्तनधारी से लेकर के सूक्ष्म जीव से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो है बायोटिक कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। मिट्टी में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक और अजैविक घटक दोनों प्रेजेंट होते हैं और कहीं ना कहीं ये जो बायोटिक कंपोनेंट के लिए यानी कि जैविक घटक के लिए, जैविक चीजों के लिए क्या है, ये अपने आप में आवास का काम करती है, यानी कि रहने का जो है कार्य करती है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। अब हम लोग अंत में बात करते हैं कि मृदा पाचकीय तंत्र में, मृदा और पाचकीय तंत्र में क्या है, अंतर संबंध है, कहीं ना कहीं क्या है, रिलेशन है जो है दरअसल अपने आप में। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि पौधों की जड़ें शर्करा यानी कि शुगर, तो पौधों की जड़ें शर्करा, ध्यान रखिएगा पॉइंट को, शर्करा और अन्य यौगिकों को बाहर निकालती हैं। ठीक, एक बात। दूसरा, जिससे मिट्टी के जीवाणुओं के विकास को बढ़ावा मिलता है, किसके द्वारा, पौधों की जड़ों के द्वारा। ठीक है, जब ये शर्करा आदि महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी में प्रेजेंट जो जीवाणु होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, उनकी ग्रोथ या उनके विकास के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए वो सहायक सिद्ध होंगे। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बदले में क्या होता है कि सूक्ष्म जीव पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव ही क्या करते हैं, अपघटन की प्रक्रिया करते हैं और उसी के थ्रू जो है आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया बाद में होती है फिर, और फिर वहीं से जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में यानी कि जो है फिर पौधे लेते हैं उसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो ये कई सारी लंबी प्रक्रिया होती है, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो हम लोगों ने आज डिस्कस इस आर्टिकल के माध्यम से किया कि मृदा पाचकीय तंत्र क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं और इसके क्या कार्य होते हैं, यानी कि मृदा पाचकीय तंत्र जो है क्या होता है डिटेल्स में। इसके अलावा अगर इसके इतर अगर हम लोग बात करें तो दरअसल मृदा क्षरण और अपर्दन के कारण क्या होते हैं, ये भी टॉपिक अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर फर्स्ट में यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसको प्लीज आप लोग कर लीजिएगा कि मृदा अपर्दन यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है उसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं। दो महत्वपूर्ण कारक इसके होते हैं, नेचुरल
रीजन इसके, और मैन मेड रीजन यानी कि प्राकृतिक कारक क्या होते हैं और मानवीय कारक क्या होते हैं। तो इनको डिटेल्स में आपको लिखना होगा। अगर हम लोग प्राकृतिक कारकों की बात करते हैं तो प्राकृतिक कारकों के अंदर क्या आ जाएगा, जलीय अपरदन आ जाएगा और वायु अपरदन आ जाएगा। जल के माध्यम से क्या होती है, मृदा जो है, मृदा का जो है क्या होता है, मृदा जो है उसका नुकसान होता है कहीं ना कहीं। अगर बाढ़ आ जाती है कहीं पर तो क्या होता है कि सारी मिट्टी का कटाव हो जाता है और जो भी प्रोडक्टिव लैंड होता है यानी कि जो भी उपजाऊ भूमि होती है आपके आसपास की, वो क्या होती है, वहां पर खत्म हो जाती है, चली जाती है, कटान में कट जाती है। अक्सर आप लोगों को देखा होगा कि बहुत सारी नदियां हैं जो कटान का कार्य करती हैं और उनके द्वारा बहुत बृहत स्तर पर, बहुत ही व्यापक स्तर पर जो है मृदा का जो क्या होता है, क्षरण होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सॉइल इरोजन होता है। दूसरा, वायु प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कारक है। जब बहुत तेज तूफान या बहुत तेज हवाएं आती हैं तो जो ऊपर की परत होती है आपके लैंड की, यानी कि आपके खेत जो होते हैं, आपके एग्रीकल्चर लैंड होती है, वहां की ऊपरी परतें होती हैं जो प्रोडक्टिव होती हैं, वो क्या होती हैं, हवा के बहाव के साथ क्या होती हैं, उड़ जाती हैं। तो मृदा अपरदन के लिए ये वायु जो है क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा कारक होता है। इसके अलावा अन्य कई सारे प्राकृतिक कारक होते हैं, चाहे वो भूस्खलन के माध्यम से हो, चाहे वो क्या कहते हैं अन्य कई और कारक हो, ठीक है। उन सभी प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत मृदा का अपरदन या क्षरण होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ मानवीय कारकों की अगर हम लोग बात करें तो मानव एक ऐसा चीज है कि जिसने जो है अच्छे कार्य तो किए हैं, लेकिन इसने अपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में कोई जो है कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो मृदा अपरदन में भी इनकी जो है भूमिका है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, वनों की कटाई होती है। सिंपल सी बात है, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो मृदा जो है नहीं बचेगी, यानी कि क्योंकि जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, कटान से बचाती हैं, और अगर पौधे नहीं रहेंगे तो मृदा का क्षरण होना स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चारागाह के रूप में उपयोग होता है, यह भी आपने पढ़ा होगा। चारागाह के रूप में उपयोग होता है तो दो नुकसान होता है। एक नुकसान क्या होगा, बायोडायवर्सिटी जो होती है चारागाह की वो भी खत्म होती है, जब आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। और इसके अलावा जो सॉइल होती है वो भी जो उसकी अपर जो लेयर होती है उसको भी नुकसान होता है, उससे भी क्या होता है, इरोजन होता है उसका। क्योंकि क्या कहते हैं, जो सॉइल होती है वो हल्की हो जाती है, यानी कि जब खुद जाती है तो हवा के माध्यम से फिर क्या होता है, वह हट जाती है। तो ये भी जो है एक कारक है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर और जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो इस्तेमाल किया रहे हैं, ये भी अपने आप में जो है बहुत बड़ा कारक है सॉइल को जो है खत्म करने में, यानी कि मृदा क्षरण और अपरदन के कारणों के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें अगर आप एक पॉइंट और रखेंगे तो इसी के अंतर्गत जो है आप हरित क्रांति को भी रख सकते हैं, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति। हरित क्रांति के फायदे और नुकसान बहुत पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, नोट डाउन कर लीजिएगा हरित क्रांति, ठीक है, कि हरित क्रांति ने किस तरीके से उपयोग किया था और उसका क्या क्या मेरिट और डिमेरिट होता है, यानी कि क्या उसका फायदा हुआ, क्या उसका नुकसान हुआ। और हरित क्रांति से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको बता दूं लेटेस्ट, कि हरित क्रांति जैसी क्रांतियों ने जो है किस तरीके से भारत के भंडार क्षमता को बढ़ाने का काम किया, अनाज के भंडार क्षमता को बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ में हरित क्रांति का वर्तमान समय में इसकी क्या रिलेवेंसी है, यानी कि इसकी क्या तार्किकता अभी बची हुई है, यानी कि क्या अभी ये जो है हरित क्रांति भारत देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो मृदा क्षरण में उर्वरक हो गया, आपका कीटनाशक हो गया, नगरीकरण की प्रोसेस हो गई, अर्बनाइजेशन हो रहा है बहुत तेजी के साथ में। इसके अलावा नगरीकरण के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण की प्रोसेस की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं मृदा क्षरण और अपरदन में जो है बढ़ावा मिला है इसको, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके चीजें हो गई जो आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। ये अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो आज मैंने आपको बताया मृदा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, उसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए यानी कि पेपर फर्स्ट जो आपका समाधान का है वहां पर जो है प्रश्न यहां से पूछता है। साथ ही साथ में प्रीलिम्स परीक्षा यानी कि प्रारंभिक स्तर पर भी मिट्टी के प्रकार आपसे पूछ लेता है और मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं यह भी आपकी परीक्षा में पूछता है। बाकी और क्या कुछ पूछता है ये मैंने आपको आज यहां पर बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हम लोग जो है इसी को सीरीज को करेंगे तो अगले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो इसी का जो है अन्य टॉपिक है, यानी कि जैसे ब्लू इकोनॉमी वगैरह हो गया और अन्य कई और टॉपिक योजना में अप्रैल माह में दिया गया है, हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए आर्टिकल्स के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।